13 जून 2023 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लैकमैन टाउन थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और बताया कि उनके पड़ोस के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और यह बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसने आगे बताया, हमने उस घर पर जाकर देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ है और बदबू ऐसी खतरनाक है कि वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। उसने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो अंदर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, जिससे उन लोगों को लगा कि शायद घर में कोई ना कोई तो जरूर है। इसलिए उन्होंने दरवाजे को फिर से खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कहा कि आप एक बार आकर चेक कर लीजिए। इस घटना के बारे में पता चलते ही देहरादून पुलिस तुरंत क्लैकमैन टाउन के उस घर पर पहुंची। उस समय वहां पर पड़ोस के कुछ लोग भी बाहर खड़े थे जिस घर से बदबू आ रही। उस घर के मकान मालिक सुहेल भी वहीं पर मौजूद थे। मकान मालिक सुहेल ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि बदबू फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। इसलिए पुलिस तुरंत फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। वहां पर घर के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे, लेकिन मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरा दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनमें से एक दरवाजे पर जाली लगी हुई थी और शायद इसी जाली की वजह से दुर्गंध बाहर आ रही थी। पुलिस जाली वाले दरवाजे की जाली काटती है और घर के अंदर जाती है। साथ ही कुछ पड़ोसी भी अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर के अंदर बेडरूम का मंजर इतना भयानक था कि जिसे देखकर पुलिस भी सहम गई और वहां पर मौजूद पड़ोसियों को भी हालत खराब हो गई, क्योंकि वहां कमरे के अंदर फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं और देखने से लग रहा था कि उनमें से एक शव किसी पुरुष का है और दूसरा किसी महिला का है। उन शब्दों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे वह सब पिछले कई दिनों से वहां पर पड़े हों। उनके नाक और गले से काफ़ी खून निकला हुआ था, जो पूरे फर्श पर फैला हुआ था और सूखकर पूरी तरह से काला पड़ चुका था। लाशों पर कीड़े भी रेंगते थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर वहां पर सभी लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वहां पर उन दोनों लाशों के पास एक नवजात बच्चा भी पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को चेक किया तो पता चलता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसको देखने से लगा कि शायद बच्चे को पैदा ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे की उम्र 1 हफ्ता रही होगी और कहीं ना कहीं यह बच्चा उन्हीं मरने वालों का था। और इसका मतलब था कि जब से उनकी मृत्यु हुई है तब से बच्चा भूखा प्यासा उस बदबू के बीच पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी पीला पड़ चुका था। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल भिजवाया। वहां पर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लग जाती है। मकान मालिक से पूछताछ करने पर पता चला कि ऊपर का कमरा उन्होंने अनम और काशिफ नाम के कपल को किराए पर उनके घर में तीसरे इंसान के आने की आशंका नहीं रही थी, क्योंकि घर में सारा सामान अपनी जगह पर ठीक ठाक रखा हुआ था, यानी घर से कुछ भी गायब नहीं था। साथ ही एक दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था और दूसरे दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि शायद उन्होंने एक दरवाजे को परमानेंटली बाहर से बंद किया हुआ होगा और दूसरे दरवाजे से आते जाते होंगे। लेकिन अब सवाल यह था कि वो लोग बाहर से ताला क्यों लगाएंगे, जबकि उन्होंने तो ताला अंदर से लगाना चाहिए था। पहले तो पुलिस को लगा कि इस कपल ने खुदकुशी की है, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि कोई भी इंसान खुद को इतनी तकलीफ देकर क्यों मारेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई भी खुदकुशी करता है तो वो अक्सर फंदे से लटक कर ही करता है। यही चीज़ पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर 1 हफ्ते का बच्चा भी जिंदा पड़ा हुआ मिला। अगर उन्होंने खुदकुशी की थी तो फिर उन्होंने बच्चे को तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया था, और अगर यह कत्ल हुआ था तो फिर जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आया था। लेकिन जब हत्या हुई थी तो जाहिर सी बात है उस समय मरने वालों ने विरोध भी किया होगा, चीखा चिल्लाया भी होगा, तो फिर किसी पड़ोसी ने उनके चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें क्यों नहीं सुनी और न किसी ने वहाँ पर किसी को आते जाते देखा था। पुलिस के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया, क्योंकि आगे की जांच के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि उनकी मौत कैसे हुई है। मकान मालिक से बात करने पर पता चला कि काशिफ और अनम घटना से 4 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। उस दौरान अनम प्रेग्नेंट थी। उसके बाद वह दोनों 8 जून को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, जहाँ पर अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर 10 जून को वो लोग घर वापस आ गए। मकान मालिक ने बताया कि उसके बाद से लोग घर से बाहर नहीं निकले। पुलिस कन्फ्यूज हो रही थी
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था, क्योंकि लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थीं, जिसकी वजह से मौत का सही कारण पता लगाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने मरने वालों के घर वालों का पता लगाकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि मरने वालों के बारे में अब उनसे ही कुछ पता चल सकता था। पूछताछ करने पर पता चला कि कासिफ का घर सरहानपुर में था। साथ ही यह भी पता चला कि सरहानपुर में भी कासिफ की एक और पत्नी है, यानी उसकी पहले की एक शादी हो चुकी थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी का नाम नुसरत था। नुसरत और कासिफ का एक बेटा भी था। अब ये सारी बातें पता चलती ही पुलिस के निशाने पर कासिफ की पहली पत्नी नुसरत आ जाती है। हो सकता था शायद वह अपने पति की दूसरी शादी से खुश ना हो, इसलिए उसने उनकी हत्या करवा दी हो, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ भी है। और हो सकता था वैसे ही कुछ इस केस में भी हुआ हो। धीरे धीरे सुराग मिलती रही और फिर घटना के 2 दिन बाद जब नुसरत के बारे में पता चला तो पुलिस की एक टीम देहरादून से सरहानपुर के लिए रवाना हो गई। नुसरत अपने ससुराल यानी कासिफ के घर पर ही थी। पुलिस ने वहां पहुंचकर नुसरत से पूछताछ की। नुसरत ने बताया कि उसका अपने पति से दूसरी शादी को लेकर कोई विवाद नहीं था, यानी दूसरी शादी के बाद भी उनके बीच अच्छे संबंध थे। नुसरत ने बताया कि उनकी हर रोज फोन पर बात भी होती थी, लेकिन अचानक से 10 जून के बाद कासिफ ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर 12 जून को उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से नुसरत 13 जून को खुद अपने पति की गुमशुदगी को लेकर देहरादून पहुंची थी। वहां जाकर उसने क्लेमेंट टाउन थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने कंफर्मेशन करने के लिए थाने में चेक करवाया तो पता चला कि सच में नुसरत ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। पुलिस ने नुसरत को फ़ोन भी चेक किया, उसकी कॉल डिटेल्स भी देखी गई। गहरी छानबीन करने पर पता चला कि नुसरत के सहारे बयान सही है, यानी पहले भी उसकी अपने पति से हर रोज बात होती थी और उसने अपने पति को फ़ोन न उठाने की वजह से कई बार उसे कॉल भी किया था। कासिफ जेसीबी और क्रेन ऑपरेटर था, वह देहरादून काम करता था। पूछताछ और छानबीन करने के बाद पुलिस ने नुसरत को क्लीन चिट दे दी और उसे शक के दायरे से बाहर कर दिया। इसके बाद पुलिस कासिफ के पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर कासिफ की ज़िंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, या फिर किसी से उसकी कोई दुश्मनी थी। घर वालों और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि कासिफ ने काफ़ी पैसे उधार लिए हुए थे। उसके ऊपर करीब 15 लाख रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहता था। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कासिफ ने पहले अपनी पत्नी की जान ली हो और फिर खुद को भी खत्म कर लिया हो, लेकिन प्यार और लगाव के कारण बच्चे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा। और यह भी हो सकता था कि जिसने उससे कर्ज लिया था उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि कर्ज देने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह कासिफ को कत्ल करता है तो उसका पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। और जब पुलिस सहारनपुर से भी कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस वापस देहरादून नाकाम लौट आई। इसके बाद पुलिस ने कासिफ के फ़ोन की कॉल डिटेल को भी चेक किया, लेकिन उससे भी कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसके फ़ोन में जितने भी नंबर थे वो सभी नंबर उनके जानने वाले लोगों के थे। इसी दौरान खुशखबरी मिलती है कि मृतकों का बच्चा हॉस्पिटल में रिकवरी कर गया है और अब वह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना था कि अगर इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई होती तो शायद इसकी भी अपने माता पिता की तरह मौत हो जाती। इधर पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और कत्ल की सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्लेमेंट टाउन को वारदात वाले इलाके में उस घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस उन सभी को खंगालना शुरू कर दी। वैसे तो उस घर के आसपास कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक कैमरा मेन रोड पर लगा हुआ था। पुलिस को जांच में इतना तो पता चल गया था कि कत्ल 10 जून से 13 जून के बीच ही किया गया है। तभी तो उन दोनों लाशों की इतनी बुरी हालत हो गई है। इसलिए अब पुलिस 10 जून से आगे की सारी फुटेज निकालती है और उन्हें चेक करती है, क्योंकि दिन में तो उस इलाके में लोगों की चहल पहल होती है, इसलिए कोई भी उस समय हत्या करके वहां से भाग नहीं सकता। लेकिन 10 जून की रात में भी पुलिस को कोई सस्पेक्ट नज़र नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने 11 जून के फुटेज देखे, लेकिन 11 तारीख को भी कोई नहीं दिखाई दिया और अब पुलिस निराश हो चुकी थी। लेकिन फिर भी पुलिस को 10 जून से लेकर 13 जून तक के सभी फुटेज देखने थे। और फिर देखते ही देखते 13 जून की सुबह में एक नई कार कैमरे में आती है।
दिखाई देती है। वह कार पहले तो कासिफ के घर की ओर आती हुई दिखी और फिर कुछ ही देर के बाद वापस भी चली गई। पुलिस ने क्लिकमैन टाउन के आसपास के लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या 13 जून की सुबह में आपका कोई जानने वाला आया था जिसके पास न्यू कार थी। लेकिन उस टाउन में रहने वाले सभी लोगों ने मना कर दिया कि उनके यहाँ कोई नई कार में नहीं आया था, और इससे पुलिस समझ गई थी कि इन हत्याओं में उस कार का कोई ना कोई रोल जरूर है। पुलिस वाले इस गाड़ी को एक बार फिर ध्यान से देखते हैं तो कैमरे में उस कार का नंबर भी साफ साफ दिखाई दिया था। पुलिस इस नंबर के जरिए कार के मालिक के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि कार के ओनर का नाम असवद है। साथ ही पुलिस को उसका एड्रेस भी मिल जाता है। कासिफ के घर वालों ने बताया कि असवद तो कासिफ का दोस्त है। इसके बाद पुलिस असवद के पास पहुंचती है और उससे कार के बारे में पूछती है। उसने बताया कि 13 जून को उसकी कार शहबाज नाम के एक लड़के के पास थी, लेकिन उस रात वह कहाँ गया था इसके बारे में उसे नहीं पता था। पुलिस ने कासिफ के दोस्त असवद से पूछा कि यह शहबाज कौन है। उसने बताया कि शहबाज अनम का बड़ा भाई है। पुलिस यह बात सुनकर हैरान रह गई कि भला अनम का भाई इस इलाके में इतनी रात को क्यों आया था। साथ ही पुलिस के लिए यह भी यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि जिसकी वो लोग तलाश कर रहे हैं कहीं वह अनम का भाई शहबाज ही तो नहीं है। लेकिन अब सवाल था कि वह अपनी बहन और जीजा को कत्ल क्यों करेगा। इसी दौरान पुलिस को अनम के मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें अनम कह रही थी कि उसका भाई उसे और उसके पति कासिफ को जान से मारने की धमकियां दे रहा है और वो उन्हें मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए उन दोनों को अपनी जान का खतरा है। अनम रोते हुए सारी बातें बोल रही थी। वीडियो देखने के बाद साफ हो गया था कि केस कांड में शहबाज का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस शहबाज की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है। 10 जून की रात को शहबाज ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था और फिर उसका फ़ोन 11 जून की सुबह ही ऑन हुआ था। वैसे तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि ऐसा तो अक्सर लोग करते हैं ताकि रात में उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ऐसा करने वाले लोग हर रात को करते हैं। मगर शहबाज ने केवल 10 जून की रात को ही अपना फ़ोन बंद किया था। ना तो उसने इससे पहले कभी ऐसा किया था, ना ही इसके बाद कभी ऐसा किया, और यही चीज़ शहबाज को शक के घेरे में ला रही थी। साथ ही यह भी पता चला कि 13 जून को उसकी लोकेशन क्लिकमैन टाउन में ही थी। 13 जून को भी फ़ोन स्विच ऑफ होने से पहले वह अपनी बहन के किराए वाले घर पर ही था, लेकिन जब उसका फ़ोन ऑन हुआ तो कहीं और था। इधर जब इस हत्या में शहबाज का नाम आया तो कासिफ के पिता ने क्लिकमैन टाउन जाकर शहबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उनके बेटे और बहू की हत्या के पीछे शहबाज का ही हाथ है, क्योंकि अनम का मायका और ससुराल दोनों सहारनपुर में ही थे और उनका गांव भी एक ही था। तो इसलिए पुलिस फिर से सहारनपुर जाती है और शहबाज की अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद शहबाज को देहरादून लाकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन शहबाज अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकार देता है। वह कहता है कि भला वो अपनी बहन और जीजा की हत्या क्यों करेगा। अपनी बहन को तो यह मार नहीं सकता था और अपने जीजा को मारकर और बहन को विधवा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शहबाज के उस समय की लोकेशन, उसके फ़ोन का स्विच ऑफ होना, असवद का बयान जिससे शहबाज ने उस दिन कार मांगी थी, ये सारी चीज़ें पुलिस ने शहबाज के सामने रखी और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वह जल्दी से टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि अपनी बहन अनम और कासिफ की हत्या उसी ने की है और उनके बच्चे को जिंदा इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस बच्चे का जन्म 9 जून को ही हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि बच्चा छोटा है, भूखा रहने से वह खुद ही मर जाएगा। शहबाज और कासिफ दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और वो दोनों दोस्त भी थे। और फिर कासिफ ने शहबाज की बहन अनम से शादी भी कर ली थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल गई थी। इतना ही नहीं, शहबाज को देहरादून भी कासिफ ने ही घूमने के लिए बुलाया था और वो लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। शहबाज के दिल में तो पहले से ही कासिफ के प्रति बहुत गुस्सा था। शहबाज ने सोचा था कि वह देवभूमि में ही कासिफ का खेल खत्म कर देगा, लेकिन वह भीड़ भाड़ वाला इलाका था जिसकी वजह से उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। घूमने फिरने के बाद वह दोनों वापस क्लिकमैन टाउन में अपने घर चले आते हैं। इसके बाद वह 10 जून तक शहबाज अपने जीजा कासिफ और अपनी बहन के साथ उनके किराए के घर में ही रहता है। 10 जून की रात को जब सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए तो देर रात को शहबाज उठता है। वो किचन में जाता है
और वहाँ से चाकू लेकर आता है। क्योंकि 9 जून को अनम ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए दोनों पति पत्नी उस दिन हॉस्पिटल में थे, तो काफ़ी थके हुए थे, जिसकी वजह से 10 जून की रात को वो लोग गहरी नींद में सो गए थे। शहबाज चाकू लेकर अपनी बहन के बेडरूम में गया और वहाँ सो रहे उसके पति काशिफ का गला चाकू से रेत दिया। काशिफ उसका विरोध करने की कोशिश करता तो चीखने की भी कोशिश करता, लेकिन शहबाज ने उसके शरीर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे काशिफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच उसकी बहन अनम की भी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई के हाथों अपने पति को मरते हुए देखा, तो वह अपने पति को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। शहबाज यहाँ पर भी नहीं रुका। काशिफ को मौत के घाट उतारने के बाद शहबाज ने अपनी बहन को भी आसानी से काबू कर लिया। शहबाज ने अपनी बहन को भी आसानी से काबू कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले अनम के पेट के दर्द में थी, इसलिए वह बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से शहबाज ने उसको आसानी से दबोच लिया और फिर उसने गला दबाकर अनम को ख़त्म कर दिया। इसके बाद शहबाज एक दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाता और दूसरे दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। पुलिस ने शहबाज के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया था, फिर वहां से उसे जेल भेज दिया। यह फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो शहबाज अभी जेल में है और यह केस अभी भी सेशन कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।